नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिएगा, हम लोग क्लास 10th ज्योमेट्री के जो थ्योरम्स है उनको देख रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे थ्योरम्स को कंप्लीट कर लिया है। और अभी हम लोग लेसन नंबर 2 के थ्योरम्स को देख रहे हैं, जिसमें हमने हमारा फर्स्ट थ्योरम यानी कि सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का जो थ्योरम था उसको हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है अपने पिछले वीडियो में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कौन सा थ्योरम देखने वाले हैं, तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये थ्योरम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो आप लोग को बता दूं कि ये थ्योरम को प्रूव करने के लिए यानी इसको समझने के लिए जो हमने फर्स्ट थ्योरम हमारा देखा था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल वाला थ्योरम, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था, जैसे कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, कोई ट्राइंगल नहीं, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और हम क्या करते हैं, हाइपोटेनस के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन यानी कि एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो उससे बनने वाले जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे ना, जैसे यहाँ पे देखिएगा हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, यहाँ पर मैंने ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, किसके ऊपर, ये AC यानी कि हाइपोटेनस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों ट्राइंगल्स यहाँ पे बने हैं ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ओरिजिनल ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएंगे। यानी कि ये ट्राइंगल सिमिलर होगा ये बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ABC के, और ये वाला ट्राइंगल भी सिमिलर होगा किसके, ABC के। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात क्या कि ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये हमने हमारे फर्स्ट वीडियो यानी कि वो वाले थ्योरम में बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था, इसका प्रूफ भी हमने देखा था। ठीक है, तो वो बात आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। ठीक, इतनी बातें क्लियर है। अब चलो यहाँ पर ये जो ज्योमेट्रिक मीन है ना, ज्योमेट्रिक मीन, इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। तो देखिए, आपको बताने की कोशिश करती हूँ, सुनिए। अभी ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए इस तरीके से है, A/B विच इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, B/C। मतलब यहाँ पे जो रेशियोज है ना वो इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मतलब A/B जितना होगा उतना ही B/C भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो B इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो क्या होगा, B का मल्टीप्लाई B में करेंगे तो यहाँ पे B² हो जाएगा, और A का मल्टीप्लाई C में करेंगे तो A/C हो जाएगा। ठीक है, यानी C को हम इधर ले लेंगे, B को इधर ले लेंगे। तो देखो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि A और C का जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो क्या है, B है। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि ज्योमेट्रिक GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C इज B। ओके, अब मैं आपको नंबर्स के एग्जांपल लेकर के समझाती हूँ। तो ये ज्योमेट्रिक मीन सिंपल यही होता है। ठीक है, अभी बाकी चिंता मत करो, जब नंबर्स के एग्जांपल लूंगी ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर रेशियो इक्वल होना चाहिए ना तो क्या लेना चाहिए, चलो हम ये ले लेते हैं 1/2, और यहाँ पर मैंने ले लिया 2/4। दोनों इक्वल होते हैं, आप जानते हो। देखो 1/2 अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 2 1 2। देखो 2/4 का मतलब क्या, 1/2 ही होता है। देखो 2 1 2, 2 2 4, यानी कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इस बात में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो इसमें बात बताई गई थी कि जब हम B का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, A/C के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ना 3 नंबर्स हैं। देखिएगा इसमें कितने नंबर्स हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स हैं, A, B, C। ठीक है, तो A और C का ज्योमेट्रिक मीन क्या है, B। यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, 1 2 4 मतलब 3 नंबर्स है। ठीक है, 1 2 और 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो बीच वाला नंबर है ना यानी कि जो 2 है ना, ये 1 और 4 का क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। ठीक है, समझिएगा। जैसे कि अगर मैं क्या करूंगी, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया था, बीच वाले नंबर का स्क्वायर किया था, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 2 का स्क्वायर करूंगी, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल आना चाहिए। तो ऐसा हो पाएगा क्या, चलो देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और यहाँ पे 1 × 4 करेंगे तो 4। देखो यहाँ पे ये इक्वल इसके आ गया, यानी हम बोल सकते हैं कि यस 2 इज द मतलब 1 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 1 and 4 इज 1 and 4 का जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। चलो आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अभी आप आंसर देने की कोशिश करना। देखो मैंने यहाँ पे लिया हाँ देखो ये मुझे याद आया, बहुत अच्छा। 2 और 8 है मेरे पास। ठीक है, 2 and 8 का ना ज्योमेट्रिक मीन मैंने आप लोगों से पूछा, बताइए क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था कि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही तो कर रहे थे, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो जो भी उसका ज्योमेट्रिक मीन होगा उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ओके, जैसे 8 2 सा क्या होता है, 16 होता है। और कोई नंबर है क्या जिसका स्क्वायर करो तो 16 आए, तो वो है ना 4। यानी 4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगी तो क्या आएगा, 16 आएगा। यानी 2 and 8 का जो ज्योमेट्रिक मीन है ना स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं और 8 × 2 करूं तो फिर क्या आता है, सेम ही आता है। ओके, तो
ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक जो फॉर्मूला था वो आप लोग समझ गए ना, इसे ध्यान में रखना। ये होता है आप लोगों का ज्योमेट्रिक मीन, यानी ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझे। यहाँ पे 1 और 4 का ज्योमेट्रिक मीन 2 हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 2 का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब चलिए हम लोग एक काम करते हैं, ये जो थ्योरम है इसको पढ़ते हैं और फिर इसका गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, सारी चीजें हम लिखेंगे कि हमें क्या दिया गया है, क्या हमको प्रूव करना है। ठीक है, सब लोग रेडी हो? बहुत ही सिंपल है। देखो इसमें क्या लिखा है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर सेगमेंट हमने ड्रॉ किया है टू द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस के ऊपर कहाँ से ड्रॉ किया है, फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी जो हमारा हाइपोटेनियस है ना उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहां से हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, किसके ऊपर, ये हाइपोटेनियस के ऊपर। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारा गिवन पार्ट है। क्या क्या गिवन में है कि हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है, इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन हमने खींचा है, यानी कि सेगमेंट बीडी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके, सेगमेंट एसी के। ठीक, ये बात समझ में आ गई। और हाँ बस इतना ही। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, चलिए टू प्रूव में लिखिएगा, टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हम लोगों को, देखो क्या लिखा है कि hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार फिर से पढ़ना पड़ेगा। सुनो क्या लिखा है यहाँ पे, पूरा मिला करके पढ़ेंगे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, यानी यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर सेगमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे परपेंडिकुलर सेगमेंट क्या है, बीडी है ना, तो ये जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना, ये जो बीडी है ना, ये क्या होगा, तो देखिएगा इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स, ये क्या होगा, बीडी ना ज्योमेट्रिक मीन होगा। किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो ये ना उन सेगमेंट्स का ज्योमेट्रिक मीन होगा जहाँ जो क्या है, जो ना यहाँ पे इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड, यानी जो हाइपोटेनियस है जिन सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है उसका जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो क्या हो जाएगा, बीडी। कुछ समझ में आया आप लोगों को, समझिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, यानी कि ये जो बीडी है ना ये किसका ज्योमेट्रिक मीन होगा, तो देखो यहाँ पर ये जो हमने हाइपोटेनियस, ये जो हमने परपेंडिकुलर लाइन खींचा है यहाँ पर, ये हाइपोटेनियस के ऊपर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस दो सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है, एक तो एडी और ये डीसी। ओके, तो एडी और डीसी का जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा। समझे कि नहीं, एडी और डीसी यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होगा, तो बीडी के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन का मतलब यही होता है, मैंने आपको इधर समझाया था। ठीक है, समझ में आया, तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब एक बार फिर से पढ़ो, अभी आपको समझ में आएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द, वो जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है ना वो क्या होता, मतलब वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच द हाइपोटेनियस इज डिवाइडेड, यानी जिन सेगमेंट्स में हाइपोटेनियस डिवाइड हुआ है उन सेगमेंट्स का जो ये क्या था, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, बीडी, यानी कि वो जो परपेंडिकुलर लाइन है ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को प्रूव करना है। चलिए अब यहाँ से जो इसका प्रूफ है ना वो हम लोग शुरू कर देते हैं। ठीक, तो कैसे होगा, देखो हमने सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल का जो थ्योरम था उसमें हमने क्या देखा था, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो थ्योरम से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो डायरेक्टली लिखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ट्राइंगल, देखो नाम कैसे लिखना है ध्यान से, हाँ जैसे हमने उसमें नाम लिखा था सोच समझ करके, ए डी बी। ओके, ट्राइंगल ए डी बी जो है ना ये सिमिलर होगा कौन से ट्राइंगल के, तो इस ट्राइंगल का नाम कैसे लिखोगे, ये तो नाम हमने इस प्रकार से लिखा, अब इसका नाम कैसे लिखोगे, तो ध्यान से देख करके लिखना है, बी डी सी। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्राइंगल बी डी सी। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे सी पहले क्यों नहीं लिया, तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है, ये किसके सिमिलर था, ओरिजिनल ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल ए बी सी को। ओके, ए बी सी को बराबर, और ये जो ए बी सी मतलब ये वाला जो ट्राइंगल था यानी कि बी डी सी ये किसके सिमिलर था, ए बी सी को। ओके
तो इसमें हमने किस तरीके से नाम लिखा था, यहाँ पे बी के साथ डी मतलब बी के साथ डी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री और ये बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री और ए के साथ ए आना चाहिए और बाकी जो बचा है वो तो मतलब ये दोनों तो एक दूसरे के साथ आ ही जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बात बताई थी। फिर इसमें देखिएगा मुझे कैसे पता चला ये इसी तरीके से आएगा, तो देखो सी इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, यानी कि ये क्या है, कॉमन एंगल है। फिर यहाँ पे डी 90 डिग्री और बड़े वाले ट्रायंगल में ये भी 90 डिग्री, तो ये दोनों के साथ मतलब डी के साथ बी आएगा, तो फिर बी के साथ अभी क्या आ जाएगा, इस वाले में ए आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, ए डी बी और यहाँ पे क्या लिखा है, बी डी सी। तो ए डी बी यानी कि बी डी सी ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इसको देख करके आप समझ पाओगे कि नाम हमने कैसे लिखा है। ओके, तो ये आपको कैसे आएगा, अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, तो अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, ये तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया, इतना नहीं लिखना है, बस इतना ही लिखना है। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों समझाया, क्योंकि नाम मतलब ये नाम कैसे लिखा ना, तो उसमें आपको कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने बताया। ठीक है, चलो ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने सिमिलर दिखा दिया। ऐसे कैसे डायरेक्टली सिमिलर बोल दिया, इसका कुछ कारण होगा ना। जी हाँ, कारण है। कौन सा, वो जो थ्योरम हमने देखा था वो। तो क्या लिखेंगे, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, ये बी को ना यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक, बात समझ में आई। अब देखिएगा, आप लोगों को प्रॉपर्टी तो पता ही है कि जब दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका प्रोपोर्शन यानी कि उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिएगा हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ, तो देखो यहाँ पे ए डी अपॉन बी डी ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या लिखेंगे, डी बी और इसमें से क्या आ जाएगा, डी सी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, इसका कारण आप क्या बताओगे, तो यहाँ पे बता दीजिएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, ये बात समझ में आई। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो ये जो डी सी है ना, इसको हम इस साइड ले लेंगे, तो जब ये इधर आएगा तो ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए डी इंटू डी सी हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे बी उधर जाएगा, बी डी उधर जाएगा, तो ये डी बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी बी इंटू बी डी। अब इधर ध्यान से देखो, ए डी इंटू डी सी को ऐसे ही रहने दो, बाकी इधर आप देखिएगा, देखो डी बी बोलो या फिर बी डी बोलो, बोथ आर सेम, यानी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, बी डी का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। देखो बी डी इंटू बी डी क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर। और ध्यान से देखो, यही तो हम लोगों को प्रूव करना था ना, बी डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी, जो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो बस इतना सा ही था। देखो यहाँ पे लिख दो, देयरफॉर बी डी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। समझे? यस, तो ये है आप लोगों का मतलब ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, क्लियर है। और आप लोग को बता दूं कि ये जो आपका थ्योरम है ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत काम आता है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि इसका यूज आता ही है। ठीक है, तो जितने भी थ्योरम्स बता रही हूँ ना, देखो आपको थ्योरम याद रहे या ना रहे, जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जैसे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ पूरा अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी जो मैंने आपको वो तीनों थ्योरम्स बताए थे वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने उनका बस रिजल्ट याद रखा, यानी उसमें से जो फॉर्मूला बाहर निकल करके आया है, अगर आपने बस उसको याद रखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैं आपको बताते जा रही हूँ, चिंता मत करो। और ये भी जो है ना, इसका जो ये पूरा ये प्रूफ है ना, ये एग्जाम में जनरली वैसे आता नहीं है। ओके, लेकिन सिंपल है, अगर आप इसको मतलब समझ लोगे तो अच्छा ही रहेगा। कभी बाई चांस आ गया तो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए अभी यहीं पे रुकते हैं, है ना। यहाँ पे हमने ये सेकंड थ्योरम भी कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा थ्योरम देखेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम देखेंगे, और फिर उसके अगले वाले वीडियो में उसका कन्वर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो जो मैं आपको अगला थ्योरम बताने वाली हूँ ना, पाइथागोरस थ्योरम, वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारा अगला वाला थ्योरम है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप लोग नेक्स्ट थ्योरम को देख सकते हो। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन।